एक निचले तबके का व्यक्ति जब नीचे पायदान से ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं अगर वो इतिहास लिखता है तो उसका इतिहास लिखा जाता है। माता पिता केवल जन्मदाता होते हैं, भाग्यदाता हैं। देखिए, गांव की पगडंडी से निकलकर शहर के महानगरों में एनसीआर तक का सफ़र कोई यूं ही मेरा आसान नहीं था। तो एक लंबा पड़ाव है तैयारी करना, पीसीएस का हो या यूपीएससी की जर्नी का हो, वहाँ बच्चा हताश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, जब कोई किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहा ही जाता है कि अपनी तकदीर वो वहीं से स्टार्टिंग कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं जहाँ पर उनके संघर्ष के जो गीत हैं वो नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन एक गरीब का, एक असहाय का, एक निचले तबके का व्यक्ति जब नीचे पायदान से ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं अगर वो इतिहास लिखता है तो उसका इतिहास लिखा जाता है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर निचले तबके का व्यक्ति किसी भी स्तर बैठा हुआ है, चाहे किसी भी वर्ग में क्यों ना पैदा हुआ हो, सबसे पहली ज़रूरत होती है कि सपने को देखना। अगर सपना देख भी लिया है तो सपने को देखने का रिसोर्स कहाँ से आएंगे, अपनी एनर्जी को लगाना कैसे है, डायरेक्शन कैसे मिलेगी, स्ट्रेटेजी कैसे मिलेंगी, साथ में आप उसको पाएंगे कैसे और फिर लंबे समय संघर्ष कैसे करेंगे। आज मुलाकात कराता हूँ ऐसी शख्सियत से जो एक पर्सन नहीं है, वो अपने आप में व्यक्तित्व हैं। कहने को तो स्वभाव के धनी हैं, ज्ञान के अमृत हैं, लेकिन एक समाज के कहना कहीं एक क्रांति को लेकर चलने वाले योद्धा भी हैं। लेकिन चुनौती ये बन जाती है कि मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनके सामने आज पूरी जर्नी को शेयर करने जा रहा हूं, जहां पर आप जानेंगे कि उनकी अपनी पढ़ाई से लेकर अपनी जॉब तक की जो यात्रा है वो कैसे रही, साथ में उसके उपरांत जो आर्थिक कंडीशन या इन सबको तोड़ चीरते हुए, सीना चीरते हुए जो यहाँ की कहानी जो पहुंची है वो है एडीएम सिटी, जो गाजियाबाद के हैं गंभीर भैया। आइए मुलाकात कराते हैं आपसे और जानेंगे सारी जर्नी के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार विजेंद्र, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछेंगे कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उन माता पिताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया, क्योंकि चुनौती बन जाती है कि पालने में जब बच्चा खेलता है तो उसका पूरा कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन संघर्ष की गाथा लिखी जाती है। तो पालने से लेकर आज गाजियाबाद तक के सफ़र को आपने कैसे तय करा? इवन एक नहीं, बहुत सारे लोग एक जॉब पाने के लिए अपना पूरा कह सकते हैं कि सब कुछ मिटा देते हैं, तो डिफरेंट तरीके से वो पीसीएस तक की जॉब को छोड़ते आज यहाँ पर एडीएम पद पर हैं। तो इस जर्नी के बारे में आप शेयर करिए, जिससे कि आप बहुत सारे बच्चों के एक डायरेक्शन होंगे, डाउट होंगे, उनको लेके हम आपके तक पहुँचाएंगे। देखिए विजेंद्र, मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारे समाज में किंवदंती है कि माता पिता केवल जन्मदाता होते हैं, भाग्यदाता नहीं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि मेरे साथ हुआ कि माता पिता जन्मदाता भी होते हैं और भाग्यदाता भी होते हैं। कि जैसे मेरे पिताजी थे, मुझे सवेरे आवाज़ लगाते थे 4-5 बजे कि बेटा उठ के पढ़ लीजिए। तो जब जिसके माता पिता ये प्लान कर लें कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के हमेशा देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए और उस अपने इस परिवार के लिए जिसने जन्म लिया, अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा काम करेगा। तो जैसे जिन माता पिता सवेरे उठ के बच्चों को इस तरह की शिक्षा देते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, दुनिया में कितने भी महान लोग हुए हैं। इनक्लूड अगर अम्बेडकर जी की बात करेंगे हम, तो अम्बेडकर जी के पिताजी क्या करते थे, अगर जब उनको शिक्षा की ये पता लगा कि भाई हम यहाँ बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता, तो उन्होंने दूसरी जगह शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए वहाँ उन्होंने अपना स्थानीय परिवर्तन कर दिया। और रात को 2 बजे जैसे अम्बेडकर जी के पिताजी उनको उठाए थे, ऐसे हमारे पिताजी 4 बजे 5 बजे जैसे उनको लगता था सवेरे उठाने का प्रयत्न करते थे। तो मैं एक आवाज़ पे उनके उठता भी था। तो मैं तो कहूँगा कि मेरे माता पिता ने, वो मेरे जन्मदाता नहीं, मेरे भाग्यदाता भी थे। और अब खैर इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने पता नहीं कहाँ सुन लिया, वो कहती थी, बचपन से कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन कलेक्टर बनेगा। मैं कलेक्टर तो नहीं बना, लेकिन यह डिप्टी कलेक्टर से स्टार्ट किया। तो अगर सब अच्छा रहा और इसी तरह से आप लोगों का प्यार रहा, सहयोग रहा, तो कलेक्टर भी जल्दी बन जाए। वो जो सफ़र है बिजनौर से स्टार्ट होकर रुड़की होते हुए डिफरेंट पैलेस में घूमते हुए, इवन इलाहाबाद भी होते हुए जो गाजियाबाद तक पहुंचा है, तो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड और उसकी तैयारी की जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ से गुजरी है, ये थोड़ी सी शेयर करिए, जिससे कि फिर आगे हम लोग प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए, गाँव की पगडंडी से निकलकर शहर के महानगरों में एनसीआर तक का सफ़र कोई यूँ ही मेरा आसान नहीं था। कई बार अगर मैं सोचता हूँ, उससे बात करूँ, तो पुराने दिन याद करके कई बार लगता है कि अपने विश्वास नहीं होता कि ये सफ़र मैं कैसे कर पाया।
मुझे बस एक ज़रूर मेरे साथ आशीर्वाद रहा, एक तो मेरे टीचर्स का और एक बड़े लोगों का। मैंने हमेशा बड़े लोगों का कहना माना, मान सम्मान दिया। अपने टीचर्स का जो उन्होंने मुझे बताया, गुरुजनों ने, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं बढ़ता गया। तो अगर मैं बात करूं कि गांव की पगडंडी, जो एक हमारा गांव है जिला बिजनौर के नगीना तहसील में, छोटा किरतपुर, तो वहाँ पर इतना समाज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का स्तर नहीं था। कोई आसपास का, जब मैं छोटा था तो कोई पढ़ने की बात ही नहीं करता था। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बचपन में पढ़ते थे, तो सब ने अपनी, कोई किसी ने 5th तक, किसी ने 10th तक आता थे। बहुत सारे बच्चे उस समय फेल हो जाते थे, तो लोग अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाते थे। पता नहीं क्या एक समाज में डर था, हुआ था कि भाई हाई स्कूल अगर फेल हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अगर मैं देखूँ, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति हमारी तो अच्छी नहीं थी कि परिवार बड़ा था, पिताजी छोटे, थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी में जीविका चलाना बड़ा टिपिकल था। तो हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और कैसे हम लोगों ने आगे पढ़ाई करी। बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्ति संघर्ष करता है, तो वास्तव में कई बार तो कुछ चीज़ तो आदमी पब्लिकली बता भी नहीं पाता कि क्या क्या हम कष्ट झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, और धीरे धीरे बहुत लोगों की दुआएं की बदौलत यहाँ तक का मैं सफ़र किया है। 12th करने के बाद हम लोग अपना रुड़की गए, पढ़ने चले जाते हैं। रुड़की से पढ़ते पढ़ते फिर हमने, वो जब मेरी पढ़ाई खत्म होती फिर मैंने जॉब अपना स्टार्ट कर देते प्राइवेट में। फिर देहरादून अपनी पढ़ाई करी, फिर इलाहाबाद चले गए। तो बहुत सारा सफ़र इधर से उधर ये चलता रहा। लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो थी लगातार अध्ययन करना। अभी भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, कॉल करता हूँ, लोग कहीं ना कहीं किताबें इनके हाथ में रहती हैं, जबकि अभी तक का जो सफ़र है एक समाज के हिसाब से 9 तक तय कर चुके हैं। लेकिन समाज में परिवर्तन क्या करना चाहते हैं, तो एक बहुत जो हमारे पुराना सोच हैं, एक क्रांति को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नई विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन। तो सर जो है एक विचार क्या आया, नई विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन एक क्रांति है, एक मुहिम है, जहाँ पर समाज के अंतर्गत जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिनको एक डायरेक्शन देनी है, इनके पास रिसोर्स है, रिसोर्स नहीं है, उन सबको लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। तो जो विचार आया है क्रांति का, कि हमें कैसे एजुकेशन से हम देश का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत यूथ को कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये विचार ऊर्जा का कहाँ से आया। और इसमें मैं भी हिस्सा हूँ इस क्रांति का, और इस क्रांति में हम सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया में विभिन्न विभिन्न राज्यों में हम लोग काम करते हैं, हमारी पाठशालाएँ चलती हैं। पाठशालाओं के साथ साथ हम लोग बहुत सारे ऐसे एरियाओं में हम काम भी करते हैं जहाँ पर हमने कई गाँवों को शिक्षित किया है, जहाँ पर 100% एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, चाहे उसमें लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, चाहे वहाँ पर व्यक्ति भी क्यों ना हो, व्यक्ति को भी प्रमोट करके कि कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो ये जो विचार है, इस विचार का मेन थीम क्या है और स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जर्नी बताइए। देखिए, जैसे मैं बहुत सारे भारत में बहुत बड़े बड़े महान विद्वान लोग हुए हैं, बिल्कुल, जिनको किसी एक पेपर में, एक किताब में, कुछ शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो एक महान सपूतों की जमी रही है। तो जिसमें एक अम्बेडकर जी जैसे व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म ना लिए होते, तो न जाने 140 करोड़ लोगों का क्या भला ना होता। तो जैसे एक व्यक्ति पढ़ लिख कर इतने लोगों को उद्धार कर सकता है, या हम लोगों की जो मुहिम है, हमें तलाश है एलन मस्क जैसे व्यक्ति की, टिम कुक जैसे, वॉरेन बफेट जैसे, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की आवश्यकता है, बड़े बड़े साइंटिस्टों की हमें ज़रूरत है, बड़े बड़े हमें थिंकर की ज़रूरत है, बड़े बड़े हमें नेताओं की ज़रूरत है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े डिफरेंट एंगल के जो लोग, हम उनको तलाश कर रहे हैं। जिस दिन हमारे देश में एलन मस्क जैसा, बिल गेट्स जैसा व्यक्ति खोज लेंगे तो पूरे दुनिया का जो करेंसी है वो इंडिया में फ्लो कर सकती है। तो हमारी तलाश ही रहती है कि आप जैसे हमारा हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, जिसमें आप भी उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। दूसरी चीज़ें क्या है, जैसे मुझे मामराज जी एक IAS रिटायर्ड हैं, उन्हें जब मैं स्टूडेंट था तब उन्होंने मेरे से बात की और कहा कि बेटा आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप तैयारी करो। तो हमें विश्वास भी नहीं था कि मैं एक गांव का लड़का कैसे कोई IAS PCS की भी तैयारी हम कर सकते हैं। सोच भी सकना बड़ा टिपिकल था। तो उन्होंने मुझे बस इतना कहा और हम उस रास्ते में निकल गए कि चलो यार तैयारी तो करते हैं। तो धीरे धीरे नतीजा ये हुआ कि भाई हम लोग यहाँ तक का सफ़र किया, और ये सोच के कि भाई हम उन यूथ के बीच में जाएंगे, उन बच्चों के बीच में जाएंगे, उन युवा साथियों के बीच में जाएंगे
उन बहनों के बीच में जाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे। क्या पता एक प्रेरणा से कि किसी का कौन एक छोटा सा बीज कितना बड़ा वृक्ष बन जाए और कितने लोगों को ऑक्सीजन दे, कितने लोगों को फल दे, कितने लोगों को छाएं दे, और एक सूरज की तरह उसकी रोशनी से लोग प्रकाशित हों। तो ये विचार हमारा यह है। और इसके साथ साथ जैसे हम लोगों का एक ये है, जैसे आपने सब लोगों से मैं अपील भी करता हूँ जो आपके दर्शक हैं, कि जैसे आपने अपने गांव में या हमने अपने गांव में क्या किया, हम लोगों की एक थीम है कि जैसे हम अपने अपने गांव जहाँ जन्मभूमि है, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में हमने जन्म लिया है, तो हम लोग जब आगे यहाँ तक बढ़ गए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक पढ़ा लिखा कोई बिटिया है गरीब परिवार के, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कम है और वो पढ़ना चाहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक स्कॉलरशिप देते हैं। और गांव के सारे बच्चे, सारे जाति धर्म के बच्चे हम एक प्लेटफॉर्म पर शिक्षा चौपाल लगा कर, जिसको हमने नाम दिया है परिवर्तन पाठशाला, 1.5 से 2 घंटे क्लास शाम के समय चलती है, ताकि उन बच्चों में एक एजुकेशन के प्रति प्लेटफॉर्म मिले, एक उनको प्रेरणा मिले, और वो सारे बच्चे इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, कहा जाता है कि अगर किसी पेड़ को लगाने के बाद उसे सींचना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ऐसे ही माता पिता का एक जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा पैदा करना, बेटी पैदा करना। मेरे को भी पेड़ से थोड़े से कह सकते हैं पौधे से पेड़ बनाने का जो एक दायित्व है, कहीं ना कहीं भैया का ही है। साथ में हम भी चाहते हैं कि जो एक यूथ है, इसको बेस्ट डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, बेस्ट वे नहीं मिल पा रहा है, बेस्ट रिसोर्स नहीं मिल पा रही हैं, तो हम ऐसे माध्यम से अपनी पाठशालाएं खुला के और डिफरेंट जगह हम लोग अपने गांव में कर सकते हैं। और हो भी सकता है, यदि आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में जाके एक बार देख लेंगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये की कहीं पर कुछ कमी है, तो 1000-2000 रुपये कमी अगर करा देंगे, तो आपके मन को वो शांति मिलेगी कि आप जब 60 साल में रिटायरमेंट होंगे अपनी जॉब के बाद भी, आप अपने 4 नंबरों का पिन डालकर अकाउंट नंबर चेक करेंगे, तो उतनी खुशी वहाँ नहीं होगी जितनी खुशी वहाँ पर हो जाएगी आपको। तो मैं भी चाहता हूँ कि अपने आसपास ढूंढिएगा, आप आसपास जाइएगा कि ऐसे कौन से स्कूल है जहाँ पर सुविधाएं हैं लेकिन संसाधन है, लेकिन यूटिलाइजेशन हम लोग सही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न जीवन से पूछेंगे। कभी कभी हम लोग लगता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो एक लंबा पड़ाव है तैयारी करना, पीसीएस का हो या यूपीएससी की जर्नी का हो, वहाँ बच्चा हताश हो जाता है। एक बार असफल होने के बाद कई बार कह सकते हैं कि वो छोड़ भी देता है, ऊपर से डिमोटिवेट होकर अपने रास्ते चेंज भी कर लेता है, इवन कहा जाए तो तैयारी भी नहीं करता है। लेकिन सच कहूँ तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, कई नौकरी छोड़ने के बाद अंत में जो पड़ाव हुआ है भैया का, वो एडीएम यहाँ पर एसडीएम पर हुआ है। तो ये जो अभी तक की जर्नी रही है सिलेक्शन की, ये कैसी रही है? कितनी अभी नौकरियां छोड़ी है, कहाँ से कहाँ तक जर्नी हुई है? जितने साल तैयारी नहीं करता बच्चा, इतनी तो सर नौकरी छोड़ चुके हैं, सच बताया जाए तो। देखिए, एक चीज़ ये है विजेंद्र, मैं बताऊं कि नो डाउट मुझे पढ़ने का शौक तो था बिल्कुल, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन ये कि लगातार पढ़ने से प्रैक्टिस में ही कि मैन परफेक्ट। उस थ्योरी पर अगर हम बात करें तो इतने सारे सिलेक्शन हुए। मैंने हमें प्राइवेट जॉब किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, प्राइवेट जॉब किया, प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में आया, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की। सिविल सर्विस में सिलेक्शन होने के बाद भी कंटिन्यू जारी रखा, तो कई जगह सिलेक्शन भी हुए। लगभग मैंने 7 इंटरव्यू दिए पीसीएस के, और मेरा 4 बार फाइनल सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरा बस कभी 10 नंबर से एसडीएम पे रुक जाता था, कभी कुछ नंबर से, कभी कुछ नंबर से, कभी किसी। कई बार क्या होता है, हम सारी तैयारी करते हैं लेकिन बैलेंस कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जैसे मैं बताऊं, 2009 का मेरा डिफेंस में हाईएस्ट नंबर थे पूरे यूपी में, लेकिन उस समय मेरे हिंदी ऐसे में उसको कवर देख नहीं पाया, तो मेरे नंबर कम होने की वजह से मैं एसडीएम नहीं बन पाया। तो धीरे धीरे वो कमियों को दूर किया, और नतीजा ये हुआ कि 2012 में वीडियो मिला और 2013 में एसडीएम के पद पर चयन हुआ। हमारा एक जो चीज़ है कि आपने क्या कि सिविल सर्विस की तैयारी किया। देखिए, सिविल सर्विस की जो तैयारी करता है उसमें किसी तरह से हार तो है ही नहीं, जीत है, बिल्कुल हमेशा जीत है। आप अगर जो आप जिस गोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी होते हैं और एक समाज को नई दिशा देते हैं। इन केस अगर आप उसमें चयन भी नहीं होते, तो आप नॉलेज के आधार पर इतना कुछ समाज को दे देते हैं। जैसे आज आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, लगभग आपसे 2 लाख स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपसे क्लास लेते हैं, और आप उन गरीब, इस मुहिम से जुड़कर उन गरीब बच्चों की भी आप मदद हमेशा करते रहे हैं कि जो किसी वजह से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि जो जिसको नॉलेज होती है, आपको नॉलेज है, तो आज आप हजारों अधिकारियों को तैयार कर रहे हैं, हजारों बच्चों के भविष्य संवार रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जैसे
तो उसका नतीजा ये है कि एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं। तो मुझे गर्व भी है और मुझे खुशी भी है कि आपने शिक्षा क्रांति की जो शिक्षा ज्योति क्रांति हम लोगों ने स्टार्ट किया सभी कदम शिक्षा तक लाने के लिए, उसके एक आप मेन पिलर थे। पूर्व में आप प्रदेश अध्यक्ष भी संस्था के रहे हैं और आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप चला रहे हैं, कितने लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो ये आप एक देश के लिए आप अनमोल अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि अगर यूथ की एनर्जी आप सही प्लेटफॉर्म पर लाकर उसको एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में अगर लगा रहे हैं तो ये भी एक देश सेवा का ही काम है। क्योंकि जरूर नहीं कि हर व्यक्ति बॉर्डर पे जाके देश सेवा करे। आप अगर 2 लाख या 3 लाख युवाओं को एक सकारात्मक डायरेक्शन देकर उनकी एनर्जी को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एरिया में लगाकर काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा जो इस वर्तमान सरकार चाहती है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। तो ऐसे ही आप जैसे मोटिवेटर, मार्गदर्शक और इस तरह की जो प्लेटफॉर्म होंगे तो नो डाउट कि हमारे युवा आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिएगा सर, एक प्रशासनिक पद पर होते हुए भी भैया सामाजिक चीज़ों का निर्वहन भी, पारिवारिक चीज़ों का निर्वहन भी बड़े सहजता के साथ बिल्कुल कह सकते हैं बैलेंस करते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के साथ, पारिवारिक जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, संस्था को प्रमोट करना, इवन हम जैसे लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करना, हमेशा जब भी मैं हिम्मत हार जाता हूं तो बस मुझे इनकी याद आ जाती है। और याद नाम लेने से ही आगे चीज़ चल जाती हैं। फिर कभी ये फ़ोन कर लेते, कभी मैं फ़ोन कर लेता हूँ। तो कैसे बैलेंस करते हो इन सारी जिम्मेदारियों को? आदमी एक परिवार की जिम्मेदारी को सहन नहीं कर पाता है, आप समाज की, पूरे जिले की जिम्मेदारियों को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? देखिए, इसमें अगर आप अपना एक खुद एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जब आपने गाजियाबाद में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, उसमें मैं आया भी था, और धीरे धीरे जब आपने बड़ा सपना देखा तो आप वहाँ से चलकर आज दिल्ली आ गए। देखिए, सारा गेम है माइंडसेट का। माइंडसेट, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये सोचो कि भाई मुझे इस छोटे से काम में ये काम करना, और फिर आपको दिमाग ही चल जाए कि आप समझ करो एक गांव के प्रधान हैं, फिर आप समझ करो क्षेत्र के विधायक बन जाते हैं, फिर आप वहाँ के एमपी बन जाते हैं, फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, या फिर केंद्र में। तो वो सब माइंडसेट है जहाँ पर एक गाँव को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने जब विजन आपका बड़ा हो, देश अगर आपको दिखाई देता है, हो जाती है। अगर आपको देश दिखाई देता है कि मुझे 140 करोड़ लोगों के मनोमस्तिष्क को जागृत करना है और उनको एक मैसेज देना है, और उनको अगर कोई सुसुप्त अवस्था में उनका मस्तिष्क को हमने एक जागृत अवस्था में ला दिया कुछ लोगों का, तो ये आपका विजन बड़ा है। तो एक छोटा सा काम अगर मैं एक तहसील में हूँ या एक सिटी में हूँ, तो ये अगर आपके दिमाग में बात है कि मुझे प्रदेश को देखना है, मुझे अपने देश को देखना है, 140 करोड़ लोगों को देखना है, तो काफ़ी सारी एनर्जी आपके पास खुद पे खुद आ जाती है। तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। प्रकृति का नियम है। देखिएगा, बीडीओ की नौकरी छोड़ते हुए, सीटीओ छोड़ते हुए, एंड देन आफ्टर दैट जहां सपना था वहीं रुका। ऊपर इसके अलावा अभी उत्तराखंड में कई जगह हो गया, लेकिन ड्रीम जब अपना एम जो क्लियर होता है तो उसके पीछे भागते समय ध्यान रखिएगा कि जब आपका सपना आपने पाला है ना, तो विजन होना चाहिए क्लियर। आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे पाना है, किस प्रकार से पाना है। अगर आप सब कुछ, तुम्हारा एवरीथिंग क्लियर होगा, तो मुझे लगता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपका जरूर इतिहास लिखेंगे। एक प्रश्न जो हमेशा हर किसी विद्यार्थी को, हर किसी जीवन को करता है, कहा भी जाता है कि हर किसी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो वो महिला 2 या 3, एक भी हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारी अंजलि भाभी हैं, कहीं ना कहीं उनका इतना योगदान है, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि वो मोटिवेट के रूप में या फिर किसी भी रूप में कहीं ना कहीं साथ रही हैं। तो माता का और पत्नी का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। अंजलि भाभी को मैं बताऊं कि जब कोई एक महिला सपना देखती है तो पहली चुनौती बन जाती है कि सपना देखी क्यों रही है। क्योंकि पालने में जब बेटी जन्म लेती है तो वहीं से उसके ऊपर जो अपराध की चरण है, उसके कहा भी जाता है, यूपीएससी ने ऐसे ही पूछा है कि एक महिला जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक एक प्रकार से कह सकते हैं उसके ऊपर अपराध होते हैं। तो पालने से लेकर अंतिम संस्कार तक कहीं अपराध होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जंजीरों को तोड़ते हुए इस समय आज वो शिक्षा की क्रांति को लेकर नई बचा फाउंडेशन को आगे प्रमोट करते हुए अपने जीवन में एक शिक्षिका होने के साथ साथ कई घरों में शिक्षा का जो दीप है उसको प्रज्वलित कर रही हैं। कैसा उनका योगदान रहा और किस प्रकार से आपके साथ वो रही हमेशा? देखिए, पति पत्नी का तो रिश्ता एक गाड़ी के 2 पहिए के समान होता है और दोनों चीज़ चलती हैं। और अगर पति पत्नी का बैलेंस सही होता है, वो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है, तो मैं समाज की जिम्मेदारी कई बार
अगर कई बार पत्नी ये कहे कि तुम सारे दिन ये काम करते रहते हो, घर में नहीं देखते, तो क्या होगा उसी दिन महाभारत स्टार्ट हो जाएगा और सारी समाज सेवा सारी चीज़ें और लोगों को सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप घर से सारी चीज़ों से फ्री होते हैं तो बाहर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अंतिम प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आगे जर्नी को लेके चलेंगे। आज का जो युवा तैयारी कर रहा है सीएससी की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, उनके लिए क्या संदेश है कि अभी कमिंग सून में एग्जाम आने वाला है, लाइक मार्च के आसपास यूपीपीसीएस होने वाला है, मई में यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, कुछ ऐसे मोटिवेशनल वर्ड जिस प्रकार से युवा अपने आप को उस चीज़ को पिरो के अपने अंदर नया एक प्रकार से रास्ता बना के आगे उसको अचीव कर सकता है, कुछ अपने अपने अनुभव जो आपने अपनी पढ़ाई के समय गेन किया हो। देखिए, अगर आप देखेंगे हमारे जो माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार क्या है कि हम पढ़ते बहुत हैं, ऐसा नहीं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो मेंस देते हैं या इंटरव्यू देते हैं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं होता। नो डाउट हो सकता है कई बार जो चयन हो जाते हैं उनसे ज़्यादा टैलेंट, लेकिन क्या दिक्कत होती है वहाँ उनका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं या गड़बड़ हो जाता है। हमारी रणनीति उस हिसाब से होना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ आती है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम उसके सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं, कैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं कि जैसे सपोज करो एक आपने बिल्डिंग देखी, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर कितने बड़ा विद्वान आदमी हो वो आ ही जाता है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसका एक चीज़ ये करना चाहिए जो मेंस में या किसी उसमें लिखने वाले एग्ज़ाम में, जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग बनती है, पहले पिलर खड़े होते हैं, कई जैसे हाई राइज बिल्डिंग बनती है और उसको आपको पता है कि कहाँ पे किचन बननी है, कहाँ पे ड्राइंग रूम बनना है, कौन सा फ्लो चार्ट। तो अगर आपने इस तरह से तैयार कर रखा है तो आप एग्ज़ाम के समय आप वहाँ पर नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता है जब स्ट्रक्चर खड़ा है, जो मेन पॉइंट है आपने पढ़ लिया, तो वो आपको मनोमस्तिष्क में रहना चाहिए कि हमें इसमें ये एंगल है तो हमें इसको कैसे देना, और जो क्वेश्चन हो ना उसके पॉजिटिव नेगेटिव और उसका वर्तमान में क्या प्रभाव है, भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए जो एग्ज़ाम है, एक चीज़ तो सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे मनोमस्तिष्क में ये चीज़ रहती है कि हमारा उद्देश्य अगर ये है कि हम समाज के जो अंतिम पायदान पे लोग खड़े हैं, अगर उनके कल्याण के लिए कुछ आइडिया लेके आ सकते हैं, उसके कल्याण के लिए अगर हमारे दिमाग में बात है तो हम लोगों का चयन होता है। या हमें अपने देश के लिए की बात अगर हमारे मनोमस्तिष्क में होता है कि हमें अपने पूरे देश के लिए ये काम करना है तो चयन होता है। अगर उसको सेल्फ सेंटर्ड है तो मैं तो आज तक मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा कि जो कोई किसी ने सोचा कि मैं ये पैसा कमाऊंगा, मैं ये करूंगा या वो करूंगा, जिसके किसी से आइडियाज होते हैं या प्लानिंग होती है, वो देखना इन एग्जाम में तो खुद ब खुद बाहर हो जाता है। वो अलग बात है कि चयन होने के बाद उनका करैक्टर में क्या परिवर्तन आता है कि नहीं आता। लेकिन जो बच्चे या जो स्टूडेंट, जो युवा ये सोचते हैं कि मुझे इतने लोगों के आंसू पूछने हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं कि जो देश विदेश में पढ़ के आए और यहाँ पे IAS में सेलेक्ट होके यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे या कई अच्छे प्लेटफॉर्म पे थे, विभिन्न डिपार्टमेंट में थे, बहुत से सैलरी पैकेज पे थे, कई मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों के पैकेज पे थे, लेकिन वो यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ अपना योगदान देना है। एक प्रश्न और बच्चों की तरफ से आता है कभी कभी, दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन में कभी हमें टाइम मिलेगा तो साथ में बैठेंगे तो आपसे रूबरू कराएंगे और लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जहां पर आप अपने डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके जवाब डायरेक्टली आप लोग दूसरे समय दे पाएंगे। कि बच्चा अभी जो तैयारी करता है उसमें जो ऑथेंटिक किताबें होते हैं या फिर आज के समय इतना भंडार है नोट्सों का, कोचिंगों का, हालांकि मैं भी इस प्लेटफॉर्म को चलाता हूं, लेकिन जरूरत है कि टू द पॉइंट कंटेंट कैसा है, टू द रिसोर्स कैसे हैं। इसमें बच्चे के सामने प्रश्न आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। आपने कुछ नोट्स की स्ट्रेटेजी बताइएगा कि कैसे आपने नोट्स बनाते थे, शॉर्ट नोट्स कैसे थे या फिर आप नोट्स नहीं बनाते थे, किताब कौन सी पढ़ते थे, कुछ इसके बारे में शेयर करिए। देखिए, मैंने जैसे यूपीएससी में एग्ज़ाम में कॉपी होती है, मैंने इस तरह से कॉपी कुछ बनवाई हुई थी, प्रिंट कराई हुई थी, और मैंने हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का वो कॉपी उसमें सेट किया हुआ था। बिल्कुल कि जैसे उस समय हम लोग यूपीपीएससी का देते थे, हमारे पास सोशल वर्क और डिफेंस सब्जेक्ट था मेरा। तो मेरा ये मान लीजिएगा डिफेंस केवल 24 पेज में मेरा पूरा एक पेज कवर हो जाता, और की पॉइंट जैसे मैंने बताया था ना, जब तक स्ट्रक्चर बेस आपका नहीं होगा तो आप क्या किसी भी समय, नॉलेज आपको है ही। अगर आपका ये सब चीज़ तैयार है, एक बार मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझसे अगर मैंने लगातार जॉब के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, आपने देखा कि लगातार मैंने 7 मेंस लिखी और 7 के साथ मेरे क्लियर हुए। एक भी मेंस ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कभी
मैं उसके बाहर हुआ हूँ। मैं जॉब भी किया, मैंने अपना सोशल वर्क भी किया, अपने बच्चों की परवरिश भी की, सारी चीज़ें किया। तो क्या है कि मैंने उसका जो कंटेंट बना लिया। अब जैसे समझ करो मैंने अपने इकोनॉमिक्स की कॉपी बनाई, अभी पेपर पे कल ये आया कि भाई इंडेक्स उसके चेंज साथ हुए, जोड़ लिया उसको। तो उसी मैंने पुराना लिखा, उसके आगे मैंने नया ऐड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता तो हम या दोस्तों जब तक आप लोग ना उसको फ्लो चार्ट पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, साथ में आपके अगर नोट्स भी अगर लेंथी हो रहे हैं तो फिर तो किताबी पढ़ने से उचित हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि अगर आप मेंस लिखेंगे तो उस समय अगर यूपीएससी में जाएंगे तो जीएस 1 2 3 4 के सापेक्ष में देखा जाए तो सुबह को जीएस 1 है तो शाम को जीएस 2 है, जीएस 3 है, ऐसे यूपीपीसीएस कराता है। यूपीपीसीएस में हालांकि इस बार ऑप्शन हटा दिया गया है, उसके उपरांत अगर देखेंगे तो जीएस 5 और जीएस 6 लगा दिए गए। तो अब तो 6 पेपर आपको 3 दिन में करने हैं। अब वो 6 पेपर 3 दिन में आपको कैसे रेडी करेंगे, तो इसके लिए आपके पास कंसाइज वे में नोट्स होना बहुत जरूरी है। साथ में अब नए जो तैयारी कर रहे हैं यूथ, जो 12th पास बच्चे हैं, वो अगर तैयारी करना चाहते हैं आईएएस का, आईपीएस का, वो कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करे, बेसिक से कैसे स्टार्ट करे, इसके बारे में थोड़ा सा अपना। देखिए, अगर आपने लास्ट 2-3 साल के मैंने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया, अगर आप उन रिजल्ट्स को देखोगे, है ना, तो बहुत कम एज के जो युवा हैं वो यूपीएससी में चयन होकर आ रहे हैं। उसके पीछे एक कारण पता है कि जैसे नीट की तैयारी होती है, जेईई मेंस आईआईटी की तैयारी होती है, उसी तरह से कुछ फैमिली या कुछ बच्चे कम एज में इंक्लूड, मैं तो कहता हूँ 9-10 से ही वो लग जाते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरह का प्लेटफॉर्म भी बनाएं ताकि वो बच्चे पहले से ही अपना गोल फिक्स कर लें कि जैसे लोग आईआईटी में जा रहे हैं या किसी तरह जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हमने देखे कि भाई जो उन्होंने फोकस कर लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो उन्होंने 9th 10th 11th 12th से अपना तैयारी करना शुरू कर दिया, सेट हो गया और उस तरह से फोकस हो गए और वो बहुत कम एज में 22-23 साल की एज में सिलेक्शन हो जाता है। और वो जब हो जाता है तो आगे उनका भविष्य बड़ा अच्छा होता है, सेकेंडरी तक चले जाते हैं। हाँ आगे। और मैं तो यही कहूँगा, और साथ में कई चीज़ हम क्या है, जैसे मैं नोट्स की बात बता रहा था, जैसे मुझ को जनसंख्या यूपीपीएससी के बारे में बता रहा हूँ, जनसंख्या नगरीकरण के क्वेश्चन है 4-5 आने है ना, उसमें आने ही होते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे स्टेट एक पेज लिया, एक तरफ तो हमने स्टेट का वो किया, एक सेंटर का ले लिया, नहीं सेंटर का नहीं, सेंटर का ले लिया, फिर उसके साथ हमने एशिया का, कई बार क्या होता है सार्क आता है, डाटा कंपेयर हो गया तो ठीक है, जैसे उससे क्या फॉर्मूले आप बना लीजिएगा, है ना। जैसे केमिताम हमें पता था कि भाई एजुकेशन की बात करते हैं, लिटरेसी की, तो मुझे याद है केरल, तमिलनाडु था ना, केमिताम याद कर रखे, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इस तरह का हम लोगों ने याद किया। तो कभी भी सोते समय भी अगर आप उठे वो पूछोगे तो हमें बता देंगे। इसी तरीके जैसे एशिया का कुछ नगरीकरण पे क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या है हमारे पूरे वर्ल्ड में कौन से कॉन्टिनेंट्स के में नगरीकरण ज़्यादा है या कम है, तो उससे क्या है कि एक ही जगह आपने मटेरियल तैयार कर लिया, तो उससे क्या होगा, अब जैसे हमेशा नज़र एक चीज़ भी रखनी पड़ती है, जैसे समझ करो कि सोसाइटी में क्या चीज़ चल रहा है, उस पर अगर आपने थोड़ा ध्यान दे लिया, उसका पढ़ लिया, तो वहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं। बस हम कई बार ये नहीं कर पाते। जैसे सपोज करो कल अभी एक सांसद की सदस्यता समाप्त हुई, जो जागरूक स्टूडेंट होंगे वो क्यों हुई, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसका प्रोविजंस क्या है, नियम कौन सा होता है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस होते हैं, इसका प्रस्ताव कहाँ चलता है, कैसे वो होता है, और इस पर कौन संस्तुति करता है, कैसे, तो पूरा जो अलर्ट व्यक्ति है, या जैसे सूडान का भी सूडान क्राइसिस का वो चला था, या पहले यूक्रेन का चला था, तो जैसे वहाँ से तो उसके आसपास कौन से देखा, जब यूक्रेन का गंगा ऑपरेशन चला था, तो आपने जब नेक्स्ट आईएएस का रिजल्ट आया था, वो क्वेश्चन पेपर आया था, तो आप देखोगे कि उससे कौन सी बाउंड्री नहीं मिलती। तो आपको सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई क्या चीज़ चल रहा है, बड़ी घटना कौन सी घट रही है, उसके आसपास के ज्योग्राफिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, लिटरेसी क्या है, वहाँ का सोसाइटी कैसी है, और पॉलिटिकल इशूज़ क्या है, तो सारे फैक्टर पे, एनवायरनमेंट फैक्टर क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको विजन अपना क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और कोई भी आपका अगर प्रश्न है किसी तैयारी को लेकर या फिर किसी अन्य किसी चीज़ को लेकर,
लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास अगर किसी के शिक्षा को लेकर आंसू गिर रहे हैं तो आपके पहुंचने का काम भी तुम्हारा है, क्योंकि आप समाज को चेंज करना चाहते हैं, आप समाज को डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो अपने आसपास भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ो और पढ़ाओ का एक कंसेप्ट लेकर कहीं ना कहीं आपके पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में अगर आप नेचर के साथ रहेंगे, आप प्रकृति के साथ रहेंगे, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक प्रकार नेचर की पावर रह जाती है। जैसा कि अगर मैं एक सेकंड और लूंगा कि नेचर की पावर से मुझे याद आ गया कि एक वाक्य मुझे आपका याद है कि जब आप स्कूल में थे तो वहां पर एक छोटी सी घटना है, लग रहा है मुझे 2 मिनट की शेयर कर दीजिएगा, मुझे आज भी याद है जो आपने बताई थी स्कूल की। कई बार तो बड़े दुख भरी चीज़ें होती हैं कि जब मैं पढ़ता था तो 12th में एक हमारे टीचर थे, मेरे क्लास टीचर, वो उनका एक ट्यूशन की फीस रही थी, उस समय पास नहीं हो पाई थी। तो मैंने गॉड से प्रे किया था ये सब चीज़ें हो जाए तो बड़ा बहुत सारी चीज़ें विवरण है इसका मैं बताऊंगा। हाँ। लेकिन मैं चलते चलते आप सारे युवाओं से एक बात करूंगा, जीवन में वो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं जो दूसरों को शिक्षा देने में, मदद करने में, छोटे बच्चों की राह दिखाने में जो लोग मदद करते हैं।